हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित विज्ञान का अगला सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, यानी जब हम लोग किसी धातु को गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात जो है उसके घनत्व, उसके डेंसिटी में क्या परिवर्तन आता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है या उसके घनत्व में कोई अंतर नहीं रहता या फिर कम हो जाता है। तो जब भी किसी भी धातु को अगर गर्म किया जाता है तो गर्म करने के पश्चात जो सिचुएशन आता है कि उसके में ये होता है कि उसका जो घनत्व है वह कम हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकारक यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इनमें से कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है। तो सही उत्तर के रूप में होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको हम लोग जो है बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यह काम करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। सवाल नंबर 3 है कि प्राकृतिक रूप से फलों को अप्राकृतिक रूप से, यानी हम लोग कृत्रिम तरीके से भी कह सकते हैं कि कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम ढंग से यानी अप्राकृतिक रूप से जो फल को पकाने के लिए गैस इस्तेमाल में आता है वह है इथिलीन गैस, यानी ऑप्शन ए इसका तीसरा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चौथा नंबर सवाल है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाया जाए तो वहाँ कहलाता है उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना यह अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, जो ऑप्शन ए में है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ यह है कि अगर कोई अभिक्रिया के पश्चात उसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, अभिक्रिया होने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है, तो वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उसी का विपरीत होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कि अगर किसी अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे श्वसन की अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो क्षारक जो है जब इसको जल में घोला जाता है तो फिर वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन मुक्त होता है। 5वां का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु का कौन सा गुण कहलाता है। तो धातु में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी धातु के एक सिरा को अगर गर्म किया जाए, जैसे मान लीजिए कि AB जो है यह धातु की लंबाई है, A सिरा को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हमें B सिरा पर गर्मी महसूस होती है, तो ये कहते हैं कि धातु ऊष्मा का सुचालक है, यानी एक सिरा से दूसरे सिरा तक ऊष्मा का प्रवाह हुआ। धातु जैसे अल्मुनियम है, तांबा है, लोहा है, ये सब विद्युत का भी सुचालक होता है। एक सिरा को अगर विद्युत से कनेक्ट कर दे तो दूसरे सिरे पर करंट आता है। उसी प्रकार धातु तन्य होते हैं। तन्य होने का अर्थ यह है कि धातु को खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि धातु के टुकड़े से पतला तार खींचे जाए, तो पतला तार खींचने का जो ये है वो तन्यता कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि धातु को खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। आप देखते होइएगा घरेलू वायरिंग में जो घरों में बिजली के तार रहते हैं, उससे जब आप प्लास्टिक कोटेड उसके प्लास्टिक के कवर को हटाते हैं तो उसमें इतने बारीक तार होते हैं, जैसे बाल की तरह बारीक तार होते हैं, और वह पूरा बिल्कुल ये पतले सीधे तार होते हैं। तो यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि धातु में तन्यता गुण है कि उसे खींच के पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु आघातवर्ध होती है, उन्हें पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे अल्मुनियम
या ये धातु पतली पतली सीट देखते हैं, या फिर आप चांदी के जो वर्क देखते हैं जो मिठाइयों के ऊपर से लगाए जाते हैं, वो इतने पतले शीट होते हैं, वो धातु के होते हैं। तो ये सारे जो है धातु को के गुण हैं, जिसके कारण जो है उसकी पतली चादरें बनाई जाती है, फिर उस धातु के गुण के कारण ही उसे पतला तार खींचकर बनाया जाता है। सवाल नंबर 7वां है कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल, 4 तत्व हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल, इन चारों धातु में से किसको चाकू से काटा जा सकता है? जी हाँ, प्रश्न है कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, निकेल में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटे जा सकने वाले जो धातु हैं वह है सोडियम। और एक और प्रश्न इससे बनता है कि कौन से धातु क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो सोडियम अधिक क्रियाशील है इन सभी में। यही कारण है कि सोडियम क्रियाशील अधिक होने के कारण उसे जो है सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को जो है डुबो कर रखते हैं किरोसिन में। ये ऑप्शन 7वां का ए सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 8वां है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? तो अगर बात किया जाए शुद्ध सोना का, तो शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट का सोना होता है। 24 कैरेट के सोना को शुद्ध सोना माना जाता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई ये इम्प्योरिटी, कोई अन्य धातु नहीं मिलाया जाता है। लेकिन उसके साथ में चूंकि वो बहुत मुलायम होता है, इसलिए जो आभूषण हैं, जो गहने होते हैं, उससे थोड़ा सा रिजिडिटी, उन्हें कठोरता प्रदान करने के लिए 22 कैरेट के सोना को इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी 22 दो जो अंश है उसका कम करके उसमें अन्य ये को मिलाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि इनमें से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो अभी हम लोग इसको पिछले प्रश्नों में कवर किए हैं कि सोडियम जो है वो अधिक क्रियाशील है। अगर सोडियम को खुले वायु में छोड़ दें तो वो वायु से अभिक्रिया करके जलना प्रारंभ कर देता है। सोडियम यही कारण है कि जो है सोडियम को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न बनता होगा कि आखिर सोडियम को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं तो फिर सोडियम की प्राप्ति जहाँ से होती है वहाँ पर सोडियम किस अवस्था में हमें मिलता है? तो याद रखिए, सोडियम हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। इतने सारे जो जल सागर हैं जिसमें पानी, जो खारा पानी है जिससे हम लोग नमक तैयार करते हैं, तो वहाँ से हम लोग सोडियम को निकालते हैं। नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन के जरिए क्लोरीन गैस अलग करके और फिर सोडियम आयन जो है अलग करके हम लोग सोडियम की प्राप्ति करते हैं। और फिर उस सोडियम को लेबोरेटरी में जो है ये फिर उसको किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि वो किसी मतलब तीव्रता से अभिक्रिया नहीं करे। तो हमें प्राकृतिक रूप से जो सोडियम की प्राप्ति होती है वो भी हमें किस अवस्था में होती है? यौगिक की अवस्था में होती है। सोडियम एक तत्व की अवस्था में हमें प्राकृतिक रूप में नहीं प्राप्त होता है। सवाल नंबर 10वां है कि ताम्र यानी तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टीन का जो मिश्र धातु तैयार होता है उसको हम लोग कांसा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 10वें नंबर प्रश्न का 10 प्रश्नों को अभी कवर किए हैं। दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको पहले पहुंचे। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। सवाल नंबर 11 है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है उसको सोल्डर के नाम से जानते हैं। 11वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सबसे करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सवाल नंबर 12 है कि निम्न में से कौन जल में अविलय है, यानी इसमें से जल में किसे नहीं घोला जा सकता है? तो जल में जो अविलय है वो एथाइन है। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो यह परिभाषा याद कीजिए कि जब हम लोग जानते हैं कि सब पदार्थ का जो सबसे शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म है वह कहलाता है क्या चीज़? तत्व। उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वह कहलाता है यौगिक। जैसे अगर हम लोग एक छोटा सा मिसाल H2O या CO2 का लें, तो यहाँ पर H2O में क्या, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो 2:1 है। वहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, 1:2 है।
तो 2CO2 करेंगे तो कार्बन 2 होगा, तो वैसे ही ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो वो फिर 1:2 ही बचेगा। उसी तरह जल को अगर 2H2O करें तो यहाँ पर ये 4 होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो ये एक निश्चित अनुपात में है, ये यौगिक कहलाता है। अब है कि किसी भी अनुपात में अगर मिला देते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु है, वायु मिश्रण है, हालांकि वायु में 78% नाइट्रोजन है, वायु में कितना है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य जो भी गैसेज हैं वो उसमें है, और धूल कण है, धुआं है। तो यही कारण है कि जो है वायु मिश्रण है, यानी सभी गैस जो भी गैस है वो कोई निश्चित अनुपात में नहीं है, वहाँ पर वायु जो है मिश्रण कहलाएगा। सवाल नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, यानी इनमें से कौन ऐसा कण है जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो याद कीजिए, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है किसी भी तत्व के जो परमाणु हैं उसके मौलिक कण हैं, जिसमें प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं कि प्रोटॉन की खोज कौन किए थे, गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे, जे थॉमसन, और फिर न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे, जेम्स चैडविक किए थे। प्रोटॉन पे धनावेश रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश रहता है, और यह कहाँ रहता है, तो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में रहता है। और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज रहता है, यानी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहता है, और यह प्रोटॉन के साथ नाभिक में रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही मिल करके क्या बनता है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर आवेश रहित कण का सही उत्तर क्या होगा, न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। जी हाँ, तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा मानव शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी, 15वां का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है। अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण है, पाचन है और सभी है, वो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और यह सारा कार्य उसके एक ही कोशिका के द्वारा होता है, वह कहलाता है कूटपाद। ऑप्शन 16 का एक करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। तो सांस लेना, यानी कि वायु से ऑक्सीजन को लेना, फिर पूरे शरीर में जाना और फिर वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देना, ये पूरी प्रक्रिया मनुष्य में श्वसन की जो ये क्रिया है, लेना और छोड़ना, इसको किस नाम से जानते हैं। तो जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, यह क्रिया श्वासोच्छ्वास के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण जो है यह सुक्रोज है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 19 है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। जी हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। तो मनुष्य की जो पूरे ये मस्तिष्क को नियंत्रित करने का काम है वह सेरेब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर किए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। तो आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।